हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास में फुटिंग से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हम लोग डिस्कस कर लिए थे और जो आईएस कोड के स्पेसिफिकेशंस थे वो सारे भी हम लोग लास्ट टॉपिक में कवर कर लिए थे। आज वाले क्लास में हम लोग दो चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला डिज़ाइन स्टेप्स जो आपको आइसोलेटेड फुटिंग्स का होगा और सेकंड आपका होगा कि एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, वो भी आपको डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग का ही होगा, क्योंकि सिर्फ आइसोलेटेड फुटिंग ही आपके सिलेबस में है और उसमें भी जो न्यूमेरिकल्स है वो सिर्फ आपको डिज़ाइन का ही क्वेश्चन आ सकता है फुटिंग के केस में भी। तो इसमें हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दोनों के कॉन्सेप्ट जो है वो सिमिलर होते हैं। हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें हम लोग स्क्वायर के लिए भी समझेंगे केस और रेक्टेंगुलर के लिए भी समझेंगे, क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होगा। वो सारी चीज़ें हम लोग जब एक रेक्टेंगुलर का न्यूमेरिकल करेंगे और उसमें आपको बताते चलेंगे कि अगर स्क्वायर होता तो हम लोग उसको किस तरह से करते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर ही आपका ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होता है, स्क्वायर में आपके स्टेप्स कम हो जाते हैं। तो रेक्टेंगुलर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और स्क्वायर का भी कॉन्सेप्ट उसके साथ समझेंगे। तो हम लोग अभी सीधे सबसे पहले डिजाइन स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। डिजाइन स्टेप्स ये आपके कॉमन है। आइसोलेटेड फुटिंग चाहे आपका स्लोप हो या फिर आपका स्प्रेड हो, सारे में आपको यही आएगा। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सब में स्टेप्स आपका यही रहेगा। अगर थ्योरी में भी इनकेस पूछ लेता है कि आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन करने का स्टेप डिस्कस कीजिए, तो ये सारा वो आपको स्टेप्स होगा। अब स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम लोगों को कॉलम के ऊपर का लोड पता रहता है, तो आपको उस लोड और प्लस जो आप फुटिंग का साइज लेंगे उसका एक एज्यूम करके आप सेल्फ वेट ले लेंगे कि सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग कितना होगा। उस दोनों लोड को कंबाइंड करेंगे और उसको जब आप जो आपका गिवन एसबीसी होगा, जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल होगा, वो आपके क्वेश्चन में गिवन रहता है कि सॉइल आपका इतना लोड बियर कर सकता है। तो जब आप उस लोड को उस बेयरिंग कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको एरिया रिक्वायर्ड आ जाएगा कि कितना एरिया आपको देना पड़ेगा फुटिंग का, जिससे वो लोड जो है वो ग्राउंड में इफेक्टिवली ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिखे हैं, डिटरमाइन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग। ए रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल लोड ऑन फुटिंग डिवाइडेड बाय सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब टोटल लोड ऑन फुटिंग क्या हो सकता है? अनफैक्टर्ड कॉलम लोड प्लस वेट ऑफ फुटिंग। वेट ऑफ फुटिंग तो हम लोग क्या लेते हैं? वेट ऑफ फुटिंग हम लोग लेते हैं 10% ऑफ अनफैक्टर्ड कॉलम लोड। मतलब ये अगर आपका 1000 किलो न्यूटन अगर कॉलम का अनफैक्टर्ड लोड आ रहा है तो ये आपको हो जाएगा 100 किलो न्यूटन। 10% ऑफ ये वाला लोड हो जाएगा, तो आपको ये टोटल लोड हो जाएगा। ये आप एसबीसी से डिवाइड करेंगे। अब एसबीसी का जो यूनिट होगा वो डिपेंड करता है, अगर आपको ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में है तो आप उसको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कर लीजिए, और यहाँ वाला भी लोड आपको किलो न्यूटन में आ जाएगा टोटल। तो आपको जो टोटल एरिया आ जाएगा वो आपको मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। एमएम स्क्वायर में भी कर सकते हैं, बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए आप पहले ही उसको शॉर्ट में करके आप किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में ले आइए और इसको किलोमीटर में ले आइए। ठीक है। अब ये जो अनफैक्टर्ड कॉलम लोड आता है, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि हम लोगों का क्योंकि एसबीसी में फैक्टर्ड रहता है, तो इसलिए हम लोग कॉलम का लोड भी अगर फैक्टर्ड ले लेंगे तो आपका 1.5 और 2 आपका टोटल 3.53 टाइम्स आपका लोड जो होगा वो फैक्टर्ड हो जाएगा। तो वो हम लोगों को नहीं करना है, एक्सेस सेफ हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले से ही लिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लेकर के हम लोग यहाँ अनफैक्टर्ड लोड लेते हैं। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपके कॉलम में सर्विस लोड आ रहा है, अनफैक्टर्ड लोड आ रहा है, वो आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहता है। इनकेस अगर फैक्टर्ड लोड ऑन कॉलम आ रहा है तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको सर्विस लोड आ जाएगा। ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे आपको अनफैक्टर्ड लोड लेना है, क्योंकि एसबीसी आपको जो गिवन है ये एसबीसी पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाइड है। जब ये मल्टीप्लाइड है तो आपको फिर यहाँ से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है। इससे आपको एरिया रिक्वायर्ड आ जाएगा। वेट ऑफ फुटिंग हम लोग बता दिए कि 10% जनरली लेते हैं। आप कई बुक्स में देखेंगे 5% टू 10%, 10% टू 20%, इन जनरल आप 10% लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप 10% ही आपका फुटिंग का लेंगे। और आपको अगर ये क्रॉस चेक करना हो तो जब आपका वेट ऑफ फुटिंग निकल जाएगा, विथ और उसका डेप्थ सब कुछ निकल जाएगा, तो आप उस टोटल का कंक्रीट का वेट निकाल लीजिए, वो भी आपको अप्रोक्सीमेटली इसी 10% के आसपास आता है। ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेप कि आपको एरिया रिक्वायर्ड पता चल गया। सेकंड स्टेप है ऑब्टेन द साइड्स ऑफ फुटिंग। अब जब आपको एरिया रिक्वायर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल अगर आपको आया ये 100 मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल आया, अब आपको 100 मीटर स्क्वायर का आपको एरिया देना है फुटिंग का। तो अब आपको अगर स्क्वायर है तो आप अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि 10 मीटर का आपको एक साइड प्रोवाइड करना है, ये आपको स्क्वायर फुटिंग में। अगर आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो इसका मतलब है आपको b इंटू एल जो है ये आपका 100 होना चाहिए। तो अब आपको दोनों में से कोई भी साइड नहीं पता है, तो आपको क्योंकि रेक्टेंगुलर प्रोवाइड करना है तो आपको अपनी सुटेबिलिटी है, आपको ये नहीं कहा है कि आपको वहां पर कोई प्रॉपर्टी लाइन का इश्यू है या कुछ वैसा साइज है, आपको बस रेक्टेंगुलर लेना है। तो आप अगर एक को 20 करेंगे तो दूसरे को आप 5 कर सकते हैं, ये 100 हो सकता है। आप एक को 12 करेंगे, एक को आप 8 कर देंगे तो ये आपको 120 हो सकता है। मिनिमम आपको 100 रिक्वायर्ड है, 100 से आपको ज्यादा प्रोवाइड करना है। तो 10 भी जब आप आता है तो आप क्या करते हैं 10.5 प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एरिया रिक्वायर्ड जो आ रहा है उससे थोड़ा ज्यादा आप एरिया प्रोवाइड करेंगे तभी वो सेफ हो पाएगा।
तो जितना भी आपका रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये कोई सा भी कॉम्बिनेशन लगा करके रेक्टेंगुलर में, या फिर आप 13x7 नहीं 13x7 नहीं हो पाएगा, 13x8 लगा सकते हैं, या फिर आप 11x10 लगा सकते हैं, ये 110 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो सा कॉम्बिनेशन सबसे लीस्ट आपको इस रिक्वायर्ड के बाद जो सबसे लीस्ट आएगा, आप वो करके आप उसको रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा लिमिटेशन नहीं है कि आपका ये 1 वे होगा या 2 वे होगा। आप रेक्टेंगुलर रखते हुए आप कोई सा भी साइज चूज कर सकते हैं। अब जब रेक्टेंगुलर रखेंगे तो आपको मूवमेंट वगैरह सब दो तरफ से निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना होगा। लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस किए थे कि अगर ऐसा रेक्टेंगुलर बनाना है, ये कॉलम है, तो इस फेस पे भी चेक करेंगे, तो इस फेस पे भी चेक करेंगे। भले ही आपको जिस तरफ कैंटिलीवर ज्यादा निकलेगा वही वाला आपको डिजाइन गवर्न करेगा, लेकिन सिर्फ लेंथ निकाल करके डिसाइड नहीं करना है कि इधर ही मैक्सिमम होगा, आपको दोनों साइड दिखाना पड़ेगा। और अगर जब हम लोग स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर के केस में हम लोगों को कोई भी एक साइड से दिखा देना है, क्योंकि दोनों साइड आपका सेम कैंटिलीवर होगा, सेम कैंटिलीवर होगा तो सेम मोमेंट होगा, सेम मोमेंट होगा तो सेम स्टील रिक्वायर्ड होगा। इस वाले केस में सेम स्टील रिक्वायर्ड नहीं होगा, इधर वाले मोमेंट के लिए ये वाला स्टील आएगा, इधर वाले मोमेंट के लिए ये वाला स्टील आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, रेक्टेंगुलर लेंगे या स्क्वायर लेंगे। तो इसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग और लिख दिए फॉर सर्कुलर फुटिंग। अगर सर्कुलर होता है तो उसमें भी आप साइड निकाल सकते हैं, या आपको एरिया रिक्वायर, आपको पता है कि क्या आया है, आप π/4 × d² करेंगे तो आपको एरिया निकल के आ जाएगा। अब सर्कुलर का डिजाइन आपको नहीं आएगा, क्योंकि सर्कुलर के डिजाइन में बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है। लेकिन हम लोग एक सिंपल इसलिए लिख दिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ लेता है कि एक सर्कुलर फुटिंग और उसका एरिया इतना रिक्वायर्ड है, उसका साइड क्या होगा, वैसे नहीं पूछेगा, बहुत ईजी है, लेकिन अगर पूछ लेता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको सॉल्व करना है ये दो तरह के ही न्यूमेरिकल, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ठीक है, सर्कुलर में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, रेडियल प्रेशर आता है, बहुत सारी चीजें आती है, वो आपको नहीं पढ़ना होता है अभी। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। आपको साइड्स पता चल गया कि आप फुटिंग किस साइड का प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों आपको निकल जाएगा, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो। थर्ड आएगा आफ्टर डिसाइडिंग द फुटिंग साइज फाइंड द अपवर्ड प्रेशर। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ऊपर से लोड आ रहा है, इस कॉलम के ऊपर लोड लग रहा है, ये फुटिंग का साइज आपको पता चल गया कि इतना देंगे तो ये एसबीसी रेजिस्ट हो जाएगा। अब जो ये एसबीसी तो रेजिस्ट हो गया, मतलब अब ये फाउंडेशन फेल नहीं होगा, लेकिन अब जो लोड आ रहा है उसके वजह से फुटिंग पे नीचे से कितना प्रेशर आ रहा है, ये आपका क्रॉस सेक्शन था, इसमें यहाँ कितना प्रेशर आ रहा है, अब ये आपको निकालना पड़ेगा। अब ये प्रेशर किसके वजह से आ रहा है, ये आ रहा है आपको ऊपर वाले लोड की वजह से। अब ऊपर में लोड हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, फैक्टर्ड। बिल्डिंग में जब हम लोग लोड लेके चल रहे थे, स्लैब का लोड लिए बीम पे, बीम का लोड लिए कॉलम पे, वो सारा हम लोग क्या ले रहे थे, P × 1.5। ये एक्चुअल हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि लोड थोड़ा अगर ज्यादा बढ़ भी गया तो भी आपका फाउंडेशन तो सेफ होना चाहिए। तो ये लोड आपका बढ़ के 1.5 तक जा सकता है, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से ये आपका मैक्सिमम आपको प्रेशर निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रेशर कितना आएगा नीचे से। यही मैक्सिमम प्रेशर आपको इस एसबीसी से एक्सीड नहीं करना चाहिए, कि अगर आपका लोड P के बदले 1.5 टाइम्स P अगर बढ़ गया, कोई फंक्शन हुआ, आपका लोड बढ़ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका फाउंडेशन फेल हो जाएगा, आपको उसके लिए भी सेफ रखना पड़ेगा। तो ये जो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अनफैक्टर्ड लोड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोगों को एसबीसी पहले से ही प्रोवाइडेड था जो कि फैक्टर्ड था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों को निकालना है अपवर्ड प्रेशर। अब अपवर्ड प्रेशर निकालना है तो हम लोगों को जो हम लोगों का लोड है, ये आप देखिए 1.5 इंटू हम लोग P लिखे हुए हैं, ये टोटल फैक्टर लोड डिवाइडेड बाई जो आप एरिया दिए हैं, उसी से आपको ये नेट अपवर्ड प्रेशर आएगा, लोड अपॉन एरिया। तो लोड आपको पता है कि 1.5 इंटू P है, डिवाइडेड बाई जो आप एरिया ऑफ फुटिंग अभी आप निकाले हैं, ये आपका रिक्वायर्ड आया था 100 मीटर स्क्वायर। फिर जो आप प्रोवाइड करेंगे ये आप कर रहे हैं 110 मीटर स्क्वायर, तो ये 110 यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये आपका जो होगा एक्चुअल साइज होगा। क्या रिक्वायर्ड आया, कैलकुलेशन में आया, एक्चुअल ग्राउंड पे फुटिंग का साइज क्या होगा जो आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आपको वो वाला एरिया यहाँ प्रोवाइड करना है, और इससे आपको निकाल लेना है कि आपका QU कितना आएगा, अल्टीमेट जो आपका लोड प्रेशर ऊपर की तरफ आ रहा है फुटिंग की तरफ, ये आपको कितना आ रहा है। इस प्रेशर के लिए आपका फुटिंग डिजाइन होगा। अब आपके इस वाले लोड का कैलकुलेशन खत्म हो गया, ये जो आपका अनफैक्टर्ड लोड आया था उसको आप यहाँ फैक्टर्ड किए थे, अब उसका काम यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। अब आगे आपके फुटिंग को क्या होगा, अब ये फुटिंग कैंटिलीवर है और इस फुटिंग पे ये वाला W किलो न्यूटन पर मीटर का आपको ये लोड आ रहा है। अब इसके लिए ही आपको ये फुटिंग में सारा शेयर आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब सारा कैलकुलेशन हम लोग इस QU को लेकर के करेंगे। ये QU निकालना ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपका लेस देन SBC होना चाहिए। अगर ये लेस देन SBC नहीं है, इसका मतलब एरिया ऑफ फुटिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका SBC फॉर एग्जांपल 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर एग्जांपल, और ये आपको निकल के आ रहा है 110 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है कि बियरिंग कैपेसिटी है 100 किलो न्यूटन का ही,
और लोड की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो 110 किलोन्यूटन का आ रहा है पर मीटर स्क्वायर में। इसका मतलब है कि ये फेल होने वाला है। आप थोड़ा सा एरिया प्रोवाइड कर देंगे तो ये रिड्यूस होकर के 105 होगा, थोड़ा सा और प्रोवाइड करेंगे तो ये 99 होगा। जैसे ये 99 आ जाएगा इसका मतलब है कि 100 किलोमीटर तक फेल होने वाला है, मगर 99 का ही मैक्सिमम लोड आएगा, आपके प्रेशर आएगा। इसका मतलब है कि ये फुटिंग सेफ हो जाएगा। तो इनकेस अगर न्यूमेरिकल में कभी आप एरिया प्रोवाइड करते हैं और लोड इतना ज्यादा होता है कि एरिया प्रोवाइड करके ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, 100 रिक्वायर्ड था, 110 आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं, लेकिन ये 110 से आपका प्रेशर सेफ नहीं हो रहा है, तो 120 प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसमें चेक करना पड़ेगा, फिर 130 प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ग्रेजुअली आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देख लेंगे कि कहाँ पे आपका ए प्रोवाइडेड में सेफ हो जा रहा है, वो वाला ए प्रोवाइडेड आपका फाइनल हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से आपको साइज निकाल लेना पड़ेगा। ये कई बार होता है, आपको जब क्वेश्चन में अगर आपको ट्रिक करना होगा उसको, तो वो लोड थोड़ा क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब लोड बढ़ा देगा और एसबीसी आपका कम रहेगा, तो आप वैसे ही एज्यूम कीजिए कि अगर आपका एक ग्राउंड है जो कमजोर है, उसके ऊपर आप फुटिंग दे रहे हैं, पहले उसके ऊपर 100 किलोमीटर का लोड था, एक फुटिंग का साइज आया, सडनली वो लोड कह दिया कि 1000 किलोमीटर देंगे, तो ग्राउंड तो अभी भी कमजोर है, ग्राउंड का कैपेसिटी तो उतना ही है। जैसे ही आप लोड को 100 से 1000 कीजिएगा तो फुटिंग का साइज भी तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, एसबीसी उतना ही रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे फुटिंग का साइज आपको इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा दे रहे हैं, मगर आपका जो प्रेशर आ रहा है वो सेफ नहीं आ रहा है, क्योंकि लोड आपका 1.5 टाइम्स हो रहा है। तो आप फुटिंग का साइज क्या करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के बाद जो फुटिंग साइज यहाँ फाइनल होगा, फिर आप उसको वापस ये वाला करके दिखाएंगे कि अब जो फुटिंग साइज आ रहा है ये आपका इससे ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम लोग ये वाला फुटिंग साइज देंगे और ये वाला फुटिंग साइज के हिसाब से आप साइड्स निकाल लेंगे। अब आपका ये वाला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, नेट प्रेशर भी आपको मिल जाता है। अब ये स्टेप के बाद आता है आपको कि आपका फुटिंग का साइज हो गया, ये आपका फुटिंग है, इसका आप एल निकाल लिए, इसका आप बी निकाल लिए। अब आपको इसका निकालना है डेप्थ। आपको डिजाइन में क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये कॉलम है, कॉलम का साइज आपको पहले से ही पता रहता है, वो आप डिजाइन ऑफ कॉलम में कर चुके हैं, उसका आपको लोड पता है, इसके ऊपर कितना लोड आ रहा है। इसके हिसाब से कह रहा है फुटिंग डिजाइन करने के लिए, तो फुटिंग का लेंथ निकालिएगा, विड्थ निकालिएगा, डेप्थ निकालिएगा, उसके बाद EST निकालिएगा। और फिर आपको ये चेक करना है कि ये जो डेप्थ निकाले हैं ये आपको 1 वे शेयर, 2 वे शेयर और मूवमेंट के लिए आपका सेफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा तो और कोई चीज डिजाइन नहीं करना होता है फुटिंग में, यही सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो आपको L और B निकल चुका है, अब आपको निकालना है पहले D, क्योंकि D निकलेगा उसके बाद आपका मूवमेंट फाइनल हो जाएगा, मूवमेंट फाइनल होगा उसके बाद आप उससे अपना EST निकाल लीजिएगा और उसके बाद उसका स्केच बना करके हम स्टील प्रोवाइड कर देंगे। बहुत छोटा सा ही न्यूमेरिकल होगा, लेकिन आपको ये 4 स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप्स में से कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो L और B आपका यहाँ तक निकल गया। अब आपको डेप्थ निकालने के लिए हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि 3 कॉन्सेप्ट होता है, मूवमेंट के हिसाब से, 1 वे शेयर के हिसाब से और 2 वे शेयर के हिसाब से। हम लोग तीनों ही डिस्कस करेंगे, तीनों के ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है मूवमेंट एंड शेयर के लिए चेक करना है। अब मूवमेंट एंड शेयर में 1 वे शेयर है या 2 वे शेयर है ये नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग दोनों ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देते हैं, 1 वे शेयर भी 2 वे शेयर भी। आपके एग्जाम में आपको भी दोनों ही डिस्कस कर देना है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में नहीं छोड़ना है कि 2 वे शेयर करना है या नहीं करना है। 1 वे शेयर के लिए भी चेक कीजिए, 2 वे शेयर के लिए भी चेक कीजिए और मूवमेंट के लिए भी चेक कीजिए। तीनों में से जिसमें D ज्यादा रिक्वायर्ड आ रहा है वो आप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब मूवमेंट चेक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्पेस हम लोगों का कम है, तो हम लोग पहला जो स्टेप है वह हम लोग मूवमेंट के लिए चेक कर ले रहे हैं। इसके बाद इसको इरेज करेंगे, फिर 1 वे शेयर का बता देंगे, फिर 2 वे शेयर का बता देंगे। अब कह रहा है डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ फुटिंग एज पर मूवमेंट 1 वे एंड 2 वे शेयर, ये हम लोग डिस्कस किए थे। अब मूवमेंट सबसे पहला कंडीशन, मूवमेंट के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे निकालना है, हम लोग डिस्कस किए थे फेस ऑफ द कॉलम पे। मतलब ये आपका फुटिंग है, इसका सेक्शन है, इसमें आपका ये फेस ऑफ द कॉलम है, तो इस फेस ऑफ द कॉलम पे निकालना है या फिर इस फेस ऑफ द कॉलम पे। ये दोनों आपको एक ही चीज होता है, क्योंकि हम लोग जो ये फुटिंग देते हैं, ये कॉलम जो होता है ये सेंटर पे होता है, कंसेंट्रिक लोड होता है। और जब ये सेंटर पे होता है तो ये वाला फुटिंग का भी सेंटर होता है, कॉलम का भी सेंटर होता है, इसलिए आप इस साइड लेंगे या इस साइड लेंगे वो बराबर आएगा। आप इसेंट्रिक अभी डिजाइन नहीं कर रहे हैं, इसेंट्रिक कहते हैं कि ये आपका फुटिंग है, इसमें आपको यहाँ पे कॉलम देना पड़ा प्रॉपर्टी लाइन की वजह से, तो ये आएगा आपको इसेंट्रिक लोडिंग में। इसेंट्रिक लोडिंग अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है कंसेंट्रिक लोडिंग। कंसेंट्रिक लोडिंग मतलब है कि कॉलम का सेंटर और फुटिंग का सेंटर दोनों बिल्कुल ये सेंटर पे है, तो इसलिए आपको ये हर तरफ से आप चाहे तो स्क्वायर दीजिए चाहे रेक्टेंगुलर दीजिए, आपका ये जो साइड होगा वो ये साइड के इक्वल होगा। तो हम लोग सिर्फ एक साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाले लेंथ को हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं L। फुटिंग का साइज क्या होगा, कुछ मान लीजिए आपका है कि आपका ये फुटिंग है, ये L और B है। अब L और B है और हम लोग अगर यहाँ से एक सेक्शन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको ये वाला विड्थ क्या है, L है। अब L माइनस हम लोग ये स्मॉल b जो है ये कॉलम का साइज है, तो L माइनस स्मॉल b करेंगे तो ये और ये साइड दोनों निकल जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हम लोगों का लेंथ निकल जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि ये वाला लेंथ निकालिए, ये वाला लेंथ आप कैसे निकालेंगे, ये L माइनस ये टोटल डिस्टेंस करना चाहेंगे तो सबसे बेहतर है कि आपको L पता है, आपको ये B पता है, तो L माइनस B कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस
और ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों निकल जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आप ये और ये दोनों तो इक्वल ही है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग इक्वल फुटिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो ये दोनों आपको इक्वल हो जाएगा। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं L माइनस बी बाई 2। तो आप L को लिख सकते हैं L माइनस बी बाई 2, ये आपके निकल जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। अब ये L आपको पता चल गया, W का आपको प्रेशर यहाँ से निकल चुका है QU। तो आप अगर WL² 2 करेंगे तो आपको ये पर मीटर विड्थ के लिए फुटिंग में कैंटिलीवर मोमेंट मिल जाएगा। अभी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारा विड्थ है कितना है फुटिंग का, ये जो B हम लोग निकाले हैं, अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम उस B के लिए डिजाइन नहीं कर रहे हैं। हम लोग जैसे स्लैब में करते थे, बीम में करते थे, हम लोग पर मीटर की बात कर रहे हैं। ये मेरा एक स्पैन है, जो यहाँ निकला है वो यहाँ भी निकलेगा, वो तो हम लोग मान के चलते सिमिलर है। लेकिन ये फुटिंग कितने विड्थ का है, ये B कितना है, ये हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर ये कंसिडर करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, वो सेम है, इसी कॉन्सेप्ट पे WL² 2 ही है, बट उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग विड्थ को भी कंसिडर कर रहे हैं। जब विड्थ को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको उसमें फॉर्मूला हो जाता है, जैसे आपको ये वाले को आप इस तरह से निकाल लीजिए, ये आपका फुटिंग है L और B का, इसमें ये कॉलम जो है, इस कॉलम का साइज आपको स्मॉल b है। तो आप क्या करते हैं, WL² 2 करते थे, तो अब आपको इसमें W क्या है, QU है। अब इसमें क्या हो गया कि आपको यहाँ पे हम लोग 1 मीटर एज्यूम करके चल रहे थे इस वाले फॉर्मूला में, तभी हम लोगों का ये किलो न्यूटन पर मीटर में आ रहा था, मतलब ये पर मीटर विड्थ के लिए आ रहा था। अगर हम लोग यहाँ B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये क्या होगा, ये वाला जो आपका फुटिंग है ये पूरे फुटिंग के लिए आ जाएगा। तो हम जब पूरे फुटिंग के लिए आ जाएगा तो हम लोग पूरे फुटिंग के लिए स्टील निकालेंगे, फिर हम लोग वो मीटर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। या तो ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, या हम लोग ये जो करते आ रहे थे अभी तक कि 1 मीटर के लिए करेंगे, मतलब है कि ये मेरा फुटिंग है, हम लोग इधर के लिए तो निकाल रहे हैं, मगर इधर हम लोग क्या करेंगे, ये बॉक्स ले लेंगे 1 मीटर का, इसके लिए निकालेंगे। जो निकलेगा उसको हम लोग जितना भी मीटर से आएगा, अगर 3 मीटर होगा तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मीटर होगा विद द फुटिंग तो 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, बट वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग पर मीटर पे ही अपना स्टील निकालते थे। पर मीटर में हम लोग जब ड्राइंग बनाएंगे, लास्ट में जब हम लोग स्केच बनाते हैं, तो वहां पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे कि हम लोगों का पर मीटर में इतना स्टील आया था, 3 मीटर का टोटल विड्थ है, तो टोटल स्टील हो जाएगा, जैसे 4 बार्स आता है इधर, तो आपको टोटल हो जाएगा 12 बार्स हो जाएगा। तो वो करके आप कर सकते हैं। तो क्योंकि आप अभी तक स्लैब बीम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से आपको आसान लगेगा। प्लस आपको इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैंटिलीवर का सपोर्ट पे जो मूवमेंट निकालते हैं WL² 2 होता है। ये वाले फॉर्मूला में क्या होगा कि आपको ये फॉर्मूला याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला निकलता है। अब ये काम करता है, हम लोग इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर आपको ये फॉर्मूला दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया। ठीक है, अब शेयर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये अल्टरनेट मेथड का डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग ये फॉर्मूला लिखे QU इंटू B इंटू L माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। हम लोग ये भी लिख रहे थे कि हम लोग इसको, ये हो गया हम लोगों का फॉर फुल विड्थ। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसका डायग्राम से समझते हैं। ये आपका फुटिंग है, ये आपका कॉलम है। आप ये वाले पूरे सेक्शन के लिए आप निकाल रहे हैं इस वाले फॉर्मूला से, ये आपका निकल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे विड्थ में आपको कितना मूवमेंट के लिए आपको स्टील की रिक्वायरमेंट है, उतना आप स्टील इस तरह से इसमें प्रोवाइड कर दीजिएगा। और फिर आप सेम दूसरे साइड से भी निकाल सकते हैं। तो आप कई बार बुक्स में देखते होंगे इस तरह से दूसरे साइड के लिए भी आपका निकाला रहता है। रेक्टेंगुलर में हम लोग दोनों साइड से निकालेंगे, लेकिन आप एक तरफ का जो आप निकाल रहे हैं वो आप इस वाले फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। हम लोग क्या डिस्कस किए कि आप WL² 2 से भी निकाल सकते हैं। WL² 2 से निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपका ये B कितना है, ये हम लोगों को अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम लोग इसको एक मीटर के स्ट्रिप में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये 1 मीटर है, अगर ये 3 मीटर का है तो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। अब इसमें हम लोगों का ये फेस है, तो मतलब हम लोग सिर्फ इतना के लिए भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इतना के लिए कैलकुलेट किया, यही हमारा कैंटिलीवर है। इसी को जब हम लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों को जब रेनफोर्समेंट देना होगा तो हम फुल विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम लोग स्लैब के केस में ही पढ़े थे। ये वो केस हम लोग कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूला से। इससे क्या हो रहा है, ये कंप्लीट के लिए हो जा रहा है। तो कंप्लीट के लिए हो जा रहा है तो बाद में आपको फिर से डायग्राम बनाते समय आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा B से। शॉर्ट में ये आसान है, ये इसलिए आसान है कि पर मीटर के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, बाद में आपको वो समझ में आसानी से आ जाता है। अदरवाइज आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला निकला कैसे, ये निकला इसी फॉर्मूला से। कैसे निकला है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, WL² 2। अब W का सबका हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। W को हम लोग क्या लिखते हैं, QU। अब L जो है, L हम लोगों का क्या है, अगर इस वाले केस में समझे तो ये हम लोगों का ये वाला डिस्टेंस है वो L। इस वाले L का आप वैल्यू निकाल लीजिए। ये हम लोग फुल लेंथ मान रहे हैं L, और ये है आपको कॉलम का जो विड्थ है, ये है आपका B। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा L माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये टोटल L में से ये B माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको L माइनस जब फिर डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हम लोगों का L है। अब ये आता है WL² 2, तो W हो गया, तो W/2 इसको लिख दीजिए इस तरह से। अब इसमें L² मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा L माइनस बी बाई 2 का
होल स्क्वायर। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं QU/2 इंटू 1/2 इंटू सॉरी 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर बाहर ले आएंगे, और ये हो जाएगा L माइनस बी का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं QU/8 इंटू L माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे QU इंटू बी लिखेंगे क्योंकि हम लोग ये फुल विड्थ की बात कर रहे हैं, तो ये QU इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि QU क्या है आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड बाई मीटर हो जाएगा, तो ये कट के आपको क्या आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये किलो न्यूटन पर मीटर करने के लिए हम लोग QU इंटू बी लिख रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं QU इंटू बी डिवाइडेड बाई 8 इंटू L माइनस बी का होल स्क्वायर। यही हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये है आपको W² ही कैंटिलीवर का मोमेंट। बस इसमें क्या किया गया कि इस कंडीशन में ये वैल्यू दे करके आपको इसको निकाल दिया गया है। कर रहे हैं आप कैंटिलीवर का मोमेंट फेस पे ही, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो B मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये फुल विड्थ के लिए निकलेगा। ये वाला याद रखिएगा, तो ये इजी है याद रखना, ये आपको पर मीटर के लिए निकल रहा है, ठीक है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला आप ले लीजिए, हम लोग क्या करेंगे दोनों कंडीशन से दिखा देंगे आपको। पहले MU इससे निकाल के दिखा देंगे और फिर आपको विथ से भी निकाल के दिखा देंगे कि वैल्यूज दोनों का एक जैसा ही आ रहा है, कॉन्सेप्ट एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको पहला कंडीशन कि आप मोमेंट के हिसाब से निकाल लीजिएगा। इसमें से आपको क्या होगा कि जब आप ये मोमेंट निकाल लीजिएगा तो मोमेंट निकालने के बाद जो स्टेप हम लोग नहीं डिस्कस किए, क्या आप क्या करते हैं बैलेंस डिजाइन करते हैं। बैलेंस डिजाइन करने का मतलब है कि आपको ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से पता है कि आपको कौन सा लेना है। आप कोई सा भी कंडीशन ले लेंगे 0.133 138 कुछ भी ले लेंगे, BD² आप कर देंगे MU। अब इन कहीं पे भी ये जो MU निकालेंगे या VU निकालेंगे, हम लोग इसको 1.5 से कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये QU हम लोग कैसे निकाले थे फैक्टर्ड लोड के लिए। तो ये फैक्टर्ड है तो ये वैल्यू अपने आप फैक्टर्ड आया है, तो यहाँ भी हम लोगों को कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं करना है। इससे आपको D² निकल करके आ जाएगा और उससे अल्टीमेटली आपको D निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसी को अंडर रूट कर देंगे तो D निकल करके आ जाएगा। तो इससे आपका निकल जाएगा एक डेप्थ रिक्वायर्ड कि मोमेंट के हिसाब से कितना डेप्थ आ रहा है। अब सेकंड स्टेप आता है आपको वन वे शेयर के लिए। वन वे शेयर के लिए हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो कॉलम है, ये जो शेयर फोर्स इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका कॉलम है, ये फुटिंग है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है 45 डिग्री पे होता है। तो 45 डिग्री का मतलब है कि ये अगर D है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये भी स्मॉल d हो जाएगा, क्योंकि सारा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या कर रहे हैं रेनफोर्समेंट के लेयर तक की ही बात कर रहे हैं, नीचे का कंक्रीट तो हम लोगों का वेस्ट है। तो जब ये d डिस्टेंस होता है तो अगर हम लोग उसका एक सेक्शन यहाँ से ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, d डिस्टेंस आएगा। तो ये d डिस्टेंस हम लोगों को छोड़ देना है, यहाँ से आपका शेयर जो होगा ये आपका क्रिटिकल होगा। अब ये डिस्टेंस आपको निकाल लेना है। शेयर फोर्स हम लोग कैसे निकालते थे, अगर कैंटिलीवर की बात करें तो W इंटू L हम लोग निकालते थे। शेयर फोर्स अगर निकालना हो इस कैंटिलीवर पोर्शन का, अगर हम कहें कि ये हमारा लेंथ है, ये लेंथ आपका L है, इसका शेयर फोर्स निकालिए इस पोजीशन पे, तो आप क्या करेंगे, कैंटिलीवर है, इसके ऊपर आपका लोड आ रहा है W, ये स्पैन है आपका L, तो मैक्सिमम मोमेंट आपका क्या आ जाएगा W इंटू L आ जाएगा। तो W इंटू L हम लोग किएंगे तो W हम लोगों का क्या है QU, और L हम लोगों का क्या है, ये टोटल लेंथ है L, माइनस किए पहले हम लोग ये कॉलम का, तो बच गया हम लोगों के पास ये दो डिस्टेंस, तो L माइनस बी हो गया, डिवाइडेड बाई 2 किए तो हम लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया, जैसे हम लोग मोमेंट में निकाल रहे थे। अब L माइनस बी बाई 2 कर दिए, उसके बाद कह रहा है कि D डिस्टेंस भी छोड़ना है, उससे हम लोग D माइनस कर देंगे। D माइनस कर देंगे तो ये वाला सेक्शन हम लोगों को मिल जाएगा। अब ये आपका वो डिस्टेंस हो गया L, ये हो गया आपका वो W। इसको कर लेंगे तो पर मीटर के लिए आपका फिर से शेयर फोर्स निकल जाएगा, यहाँ लिख दिए फॉर 1 मीटर विथ। अगर आपको सेम फिर से निकालना है आपको ये पूरे विथ के लिए, तो आप QU इंटू बी तो करेंगे ही पहले, ये तो आपका W रहेगा, और इसमें आपको L मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसी फॉर्मूला में सिर्फ B मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपको फुल विथ के लिए निकल गया, और ये आपको निकल गया पर मीटर के लिए। तो अगर आप मोमेंट निकालेंगे पर मीटर तो शेयर फोर्स भी निकलेगा पर मीटर वाला। अगर आप मोमेंट निकालेंगे फुल स्पैन के लिए तो ये आपको शेयर फोर्स भी निकलेगा आपको फुल स्पैन के लिए। ये चीज का ध्यान रखना है इसी बात को। चेक यहाँ आप पर मीटर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ भी पर मीटर के लिए ही चेक करते चलेंगे, अब क्योंकि नहीं तो अदरवाइज वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ मोमेंट पर मीटर फुल विथ बी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ भी फुल विथ बी के लिए ही आप करेंगे, ठीक है। ये हो गया, इससे आपको निकल जाएगा शेयर फोर्स, लेकिन अभी भी आपको क्या है डी नहीं पता है। तो ये शेयर फोर्स भी जो निकलेगा ये आपको क्या निकलेगा, ये वाला वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो इस पूरे इक्वेशन में से आपको डी नहीं पता है, अब ये वाला वैल्यू कैसे पता चलेगा। तो VU हम लोगों को पता है कि ये आपका, अब इस कंडीशन में तो ये आपको क्या रहेगा, अगर हम इसी फॉर्मूला को लेते हैं तो इसमें ये D के रेस्पेक्ट में रह गया। तो हम लोग ये भी तो जानते हैं कि VU बाई BD जब करेंगे तो ये टाउ V होता है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस हम लोग डिस्कस किए थे। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आपको VU बाई BD है।
अब आपको अगर ये पता चल जाए कि आपको टाउ वी कितना है, तो आप वीयू का एक वैल्यू निकाल सकते हैं टाउ वी बी डी करके, जो डी के रेस्पेक्ट में रहेगा उसको यहाँ पुट कर देंगे और इस इक्वेशन में सब कुछ नोन रहेगा, सिर्फ डी अननोन रहेगा, उससे आपका डी निकल जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि आपको टाउ वी भी नहीं पता है। तो हम लोग टाउ वी और टाउ सी के बारे में क्या पढ़े थे? टाउ सी होता है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और टाउ वी होता है कि कितना स्ट्रेस उसके ऊपर आ रहा है। हम लोग क्या कंडीशन मान के चल रहे हैं कि हम लोगों को शेयर से उसको रेजिस्ट कराना है, तो हम लोग चाहते हैं कि कंक्रीट हम लोगों का इतना स्ट्रेंथ हो कि वो उसमें आपको शेयर एनफोर्समेंट देना नहीं पड़े। अब कंक्रीट में इतना स्ट्रेंथ हो कि आपका जो नॉमिनल स्ट्रेस आ रहा है टाउ वी, वो टाउ सी से ज्यादा नहीं हो, एटलीस्ट इक्वल हो या उससे कम हो। तो मैक्सिमम टाउ वी कहाँ तक जाना चाहिए? टाउ सी तक जाना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आपको फिर उसके लिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम लोग टाउ वी इजिकल टू टाउ सी मान सकते हैं कि अगर हम लोग टाउ वी इजिकल टू टाउ सी रख दें तो यही फॉर्मूला वी यू बाई बी डी इजिकल टू टाउ सी हो जाएगा। अब टाउ सी भी अभी आपको नहीं पता, टाउ वी तो चलो वो तो लोड पर एरिया के हिसाब से होता है कि आपका एरिया कितना है, उसमें आपको जैसे वी यू बाई बी डी करते हैं तो आपको टाउ वी निकलता है। आपको ये डी पता ही नहीं था तो टाउ वी नहीं निकल रहा है। लेकिन जब इसी वी यू बाई बी डी को आप टाउ सी कर रहे हैं तो टाउ सी का आपको कंडीशंस पता है कि IS 456 में टेबल नंबर 19 में आपको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है। अब वहां से आपको फिर से प्रॉब्लम आता है कि आपको टाउ सी कैसे पता चलेगा। आपको IS कोड अगर अलाउड नहीं होता है तो आपको फिर से टाउ सी निकालने में प्रॉब्लम आएगा। तो टाउ सी के लिए दो कंडीशन है। पहला जो हम आपको बताए थे कि किसी मतलब मिनिमम जो टाउ सी होता है वो आपको 0.29 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है 0.15% स्टील तक के लिए। आप या तो ये वाला वैल्यू एज्यूम करेंगे और लिखेंगे कि आपका पीटी जो आएगा, आप जो फुटिंग का साइज लेंगे बाद में आप दिखा देंगे कि पीटी आपका 0.29 0.3 कुछ ऐसी एज्यूम्ड वैल्यू आ रहा है। या तो ये कंडीशन आप कर सकते हैं जो हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं स्लैब के केस में, या नहीं तो टाउ सी का आपको ये फॉर्मूला होता है जो आपका टेबल नंबर 19 जो IS 456 का, वो इस फॉर्मूला से ही आपको वो सारा वैल्यूज निकलता है। इस फॉर्मूला में 0.85 इंटू अंडर रूट 0.8 FCK इंटू 1 + 5 बीटा SS माइनस ये सारा अंडर रूट में है, ये -1 बाहर में है, डिवाइडेड बाई 6 इंटू बीटा SS। अब बीटा SS के लिए फॉर्मूला दिया है 0.8 FCK डिवाइडेड बाई 6.89 PT या फिर 1, दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो वाला बीटा SS आप इसमें पुट कीजिएगा, फिर इसमें आपको टाउ सी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ये सेम निकलेगा जो आपका टेबल नंबर 19 है, क्योंकि ये इसी फॉर्मूला से निकलता है। तो या तो आप इससे निकालेंगे टाउ सी का वैल्यू, फिर आपको ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, या तो फिर आपको ये 0.29 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप टेबल नंबर 19 याद नहीं कर सकते हैं। तो ये दो कंडीशन से ही आपको टाउ सी निकल सकता है और कोई कंडीशन से आपको टाउ सी नहीं निकल सकता है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये वही प्रॉब्लम है कि या तो आप टाउ सी का एज्यूम कर लीजिए कि 0.29 आएगा, 0.29 यहाँ पे पुट कीजिए तो आपको वी यू इक्वल टू 0.29 BD हो जाएगा। तो ये 0.29 BD, इसमें बी भी आपको मिल जाएगा कि बी कितना है, और अगर 1 मीटर के लिए लीजिएगा तो ये 1000 होगा। इस पूरे वैल्यू को उठा करके आप यहाँ रख देंगे तो इसमें आपको यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, ये सारा सॉल्व होकर के आपको डी का वैल्यू मिल जाएगा। वो आएगा आपको 1 वे शेयर के हिसाब से। और फिर उसके बाद आपको फिर 2 वे शेयर के लिए भी चेक करना है, और 2 वे शेयर का चेक करने के बाद तीनों में से जो डी ज्यादा रिक्वायर्ड आएगा वो वाला डी आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ST निकालेंगे। तो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और जो हम लोगों का थर्ड स्टेप है जो 2 वे शेयर के लिए चेक करना है वो वाला फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। अब पंचिंग फेलियर हम लोग जैसा डिस्कस किए थे कि आपका एक कॉलम है वो आपकी फुटिंग पे प्रेशर दे रहा है वो आपको सिर्फ d/2 डिस्टेंस से चारों तरफ में, और इतने दूर में वो फेल होने की कोशिश कर रहा है। तो जब इतने दूर का अगर हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन ही आपको फेल होना चाह रहा है। तो इस वाले पोर्शन को आपको चेक करना होगा कि इसको पास कराने के लिए आपको मिनिमम कितना डेप्थ का रिक्वायरमेंट है। ये डेप्थ अगर आप यहाँ प्रोवाइड कर देंगे तो बाकी को आप चाहें तो इस वाले पोर्शन को आप स्लोप में भी कर सकते हैं, और आपको क्योंकि नहीं करना है तो आप इसको रेक्टेंगुलर ही डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे। तो स्लोप फुटिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि जो ये साइज आपको मिल गया, इस साइज के लिए जो आप थिकनेस प्रोवाइड कर दिए, फिर आप यहाँ पे भी चेक कर लीजिए कि यहाँ पे कितना डेप्थ रिक्वायर्ड है, वो पता चल जाएगा। फिर आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। उसके बाद आप उसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना स्लोप प्रोवाइड करते जाइए, उतना सा कंक्रीट आपका सेफ हो जाएगा। अगर यहाँ तक रिक्वायरमेंट आ रहा है, इतना अगर रिक्वायरमेंट आ रहा है एज पे, यहाँ पे कुछ इतना आ रहा है और यहाँ पे कुछ इतना आ रहा है, तो इन पॉइंट्स को इस तरह से कनेक्ट कर दीजिएगा तो ये आपको एक स्लोप फुटिंग इस तरह से बन जाता है। ठीक है, यही आपका डिफरेंस होता है स्लोप फुटिंग में और नॉर्मल आपके फुटिंग में, बाकी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो खैर अब हम लोगों को पंचिंग चेक करना, तो हम लोगों को ये पंचिंग एरिया इंपॉर्टेंट होगा। जैसे अभी हम लोग बाकी सारा मूवमेंट्स कैलकुलेट कर रहे थे तो बी और एल इंपॉर्टेंट हो रहा था। अब ये एरिया हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इसका हम लोगों को साइज पता है। कॉलम का विड्थ अगर हम लोगों का बी है, इधर अगर हम लोगों का एल है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये d/2 है, ये d/2 है और ये b है, तो हम लोग इसको b + d लिख सकते हैं एक साइज को। अब अगर ये कॉलम स्क्वायर है, इनकेस अगर ये भी b है, तो आप इस टोटल का एरिया क्या लिख सकते हैं, b + d × 4, ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा।
और ये पेरीमीटर इंटू जब आप इसको फिर डी से मल्टीप्लाई करेंगे, पेरीमीटर इंटू डेप्थ, तो आपको ये टोटल क्या होगा, एरिया निकल करके आ जाएगा। अब शेयर फोर्स क्या है, क्यू यू इंटू ये वाला एरिया ही है, 4 इंटू बी प्लस डी इंटू डी, 4 इंटू बी प्लस डी इंटू डी। ये क्या हो रहा है, लोड किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया मीटर स्क्वायर, ये कट जा रहा है, लोड शेयर फोर्स आपको निकल के आ जा रहा है किलो न्यूटन में। अब ये आपको हो रहा है फिर से पर मीटर, सॉरी इसमें आपको पर मीटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको इसमें ये वाला जो बॉक्स है इसको सेव करना है। तो ये वाले बॉक्स का आप एरिया निकाल लिए, जिसमें से ये पेरीमीटर है इंटू ये आपका डेप्थ है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये पेरीमीटर है और ये आपका डेप्थ है। अब इससे आपको VU2 इक्वल टू एक डी के फॉर्मूला में एक वैल्यू आ जाएगा। अब आपको नहीं पता है कि VU2 कहाँ से आएगा, VU2 आपको कितना आ रहा है, पंचिंग फोर्स कितना आ रहा है, ये आपको नहीं पता चल रहा है। तो आपको पता है कि VU2 इक्वल टू टाउ सी BD होता है। अब टाउ सी आपको फिर से नहीं पता है, तो पंचिंग के लिए LSM लिमिट स्टेट मेथड बोलता है कि आपको पंचिंग फेलियर के लिए टाउ सी इक्वल टू KS इंटू 0.25 अंडर FC के होता है। अब आपको अंडर FC के पता है, 0.25 पता है, KS आपको नहीं पता है। KS होता है कि अगर आपका कॉलम का साइज स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, तो इस रेशियो का, ये जो आपका कॉलम का ये और ये वाला जो रेशियो है, इसके हिसाब से 0.5 प्लस बीटा, बीटा क्या होता है, शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम। अगर आपका ये सेम होता, दोनों अगर आपका L होता, तो ये क्या हो जाता, रेशियो बीटा का 1 हो जाता, 1 हो जाता, तो ये क्या हो जाता, 1 प्लस 0.5, तो ये आपको 1.5 का वैल्यू होता, बट ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है, इसलिए आपका KS का वैल्यू क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो मतलब है कि आपका स्क्वायर कॉलम के लिए आपका टाउ सी इज इक्वल टू 0.25 अंडर रूट FC के होता है सिर्फ। ये आपको पंचिंग के केस में होता है, ये आपको वन वे शेयर के केस में नहीं हो सकता है। वन वे शेयर में टाउ सी हम लोग जो फॉर्मूला डिस्कस किए थे रेड वाले इंक से, वो फॉर्मूला से ही निकलता है आपका टेबल नंबर 90, आपको वही लेना पड़ता है, या नहीं तो फिर हम लोग एज्यूम करने का बताए थे। पंचिंग के लिए हम लोग 0.25 अंडर रूट FC के लेते हैं। रेक्टेंगुलर अगर कॉलम रहेगा तो ये KS आप निकाल लेंगे। अब रेक्टेंगुलर के लिए जो भी आपका कंडीशन रहेगा, ये L और ये B रहेगा, उसका आप L बाई B का रेशियो निकालिए, उसमें 0.5 ऐड कीजिए, ये आपका लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये 0.9 आया तो 0.9 लेके चलेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया या इक्वल टू 1 आ गया तो फिर यहाँ पे 1 ले लेंगे, फिर आपको यहाँ पे KS नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इससे आपको मिल जाएगा टाउ सी मिल जाएगा, तो टाउ सी इंटू ये BD क्या होता है, एरिया होता है। अब आपका ये एरिया क्या हो रहा है, B और D तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आपको ये वाला एरिया लेके चलना है जो आपका पंचिंग एरिया है। तो पंचिंग एरिया में टाउ सी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो VU2 आ जाएगा, ये भी D के रेस्पेक्ट में रहेगा। इसको यहाँ पुट कीजिए, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, आपका D निकल करके आ जाएगा, वो आपका इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा पंचिंग के हिसाब से। फिर आपको शेयर का मिल गया, पंचिंग का मिल गया, मूवमेंट का मिल गया, तीनों में से जो मैक्सिमम है वो आप चूज कर लेंगे, तो आपका इफेक्टिव डेप्थ आपको पता चल गया। उसके बाद ओवरऑल डेप्थ निकालना है, तो उसमें हम लोग एडिशनल कवर ऐड कर देंगे, इफेक्टिव जो हम लोग का क्लियर कवर है, प्लस हम लोग उसमें इफेक्टिव बार का जो हाफ डायमीटर है वो एज्यूम कर लेंगे कि हम लोग 20 mm का बार दे रहे हैं, 16 mm का बार दे रहे हैं, उसका हाफ एज्यूम कर लेंगे, तो आपको ओवरऑल डेप्थ निकल जाएगा। अब आपका फुटिंग में आपको L पता चल गया, B पता चल गया, D पता चल गया, D पता चल गया। अब आपको सिर्फ निकालना है AST निकालने के लिए आपको पता है कि आप बैलेंस करने के लिए आप निकालते हैं, तो बैलेंसिंग करने के लिए निकालते हैं, तो बैलेंस कंडीशन के लिए AST का फॉर्मूला क्या होता है, 15 × 1 - 1/1 - 4.6, ये वाला फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किए हैं। इससे आप PT की वैल्यू निकाल लीजिए, उससे आप AST निकाल लीजिए। अब इसमें आपको मोमेंट का वैल्यू जो है ये आपको पहले ही निकल के आ चुका है, मोमेंट तो वही रहेगा जो आप अभी निकाल लेते हो, चाहे पर मीटर के लिए निकाल लीजिए, चाहे फुल विड्थ के लिए निकाल लीजिए। पर मीटर के निकालिएगा तो ये AST आपको क्या आएगा, पर मीटर के लिए आएगा, ये इतना सा दूर के लिए आएगा। अब बाद में जब आप उसको स्केच बनाएंगे इसके बाद, तो स्केच बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो यहाँ से AST निकाल रहे हैं, अगर आप पर मीटर का ले रहे हैं, आपको फॉर एग्जांपल आ रहा है 416.5, तो इसका मतलब है कि वो आपको सिर्फ 1 2 3 4 यहाँ के लिए आ रहा है, तो आपको यहाँ स्केच शो करना होगा इस तरह से। फिर आप 416.5 टोटल नहीं दिखा देंगे कि एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, वैसा नहीं होगा। अब वो तब होगा जब आप B से मोमेंट निकालेंगे, जब B करके पूरे विड्थ के लिए निकालेंगे, उसमें आप देखिएगा वो 416 नहीं आकर के आपको 1216 आएगा। अल्टीमेटली आना वही है, क्योंकि आप यहाँ तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए या आप यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। ये फुल के लिए होगा, आपको ये फुल प्रोवाइड कर देना होगा। 1 मीटर के लिए निकालिएगा तो आपको स्पेसिंग इसी के हिसाब से निकाल लेना होगा। फिर आप स्पेसिंग भी निकाल लीजिए कि आपका स्पेसिंग कितना आ जाएगा। आपको पता है कि 1 मीटर विड्थ के लिए है, एक के एरिया से डिवाइड कर दीजिए, जितना का आप बार देते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पेसिंग कितना प्रोवाइड हो सकता है। सॉरी AST डिवाइडेड बाई जो आपका एक का एरिया वो कर दीजिए, मैक्सिमम स्पेसिंग पता चल जाएगा, उससे आप थोड़ा कम स्पेसिंग प्रोवाइड कर दीजिए। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए उसको चेक कर लीजिए। 3D और 300 जो हम लोग स्लैब में डिस्कस किए थे, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा, उससे आपको ये मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे मिनिमम है तो आपका स्पेसिंग भी सेटिस्फाइड हो गया। फिर डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लेंगे हम लोग LD वाले फॉर्मूला से, और हम लोगों को ये स्केच बना देना है। तो फुटिंग में आपका ये सिर्फ 5 और 6 स्टेप्स होता है। आपको सिर्फ
डेप्थ चेक करने में आपका टाइम ज़्यादा सबसे ज़्यादा लगेगा, जब आपको 1 वे शेयर, 2 वे शेयर और मोमेंट के लिए निकालना पड़ेगा। तो यही सारा आपको डिज़ाइन स्टेप्स आपको डिस्कस करना है आइसोलेटेड फुटिंग्स में। तो आज की वीडियो का हम लोग अब और लेंथी नहीं करेंगे, आज भी हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं डिस्कस करते हैं। आज का हम लोगों का डिज़ाइन स्टेप्स में ही ये सारा वीडियो को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग जो हम लोगों का कल होगा उसमें फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग्स के। इसके बाद आपका यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए डिज़ाइन स्टेप्स, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।